ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। नमस्कार। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो पीछे कुछ कदम उठाए गए उससे मजबूत वापसी भारतीय अर्थव्यवस्था की हुई है और उसके कुछ आंकड़े आप सबके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कोविड-19 महामारी से लड़ने की और ये भी स्पष्ट दिखता है कि जहां 10 लाख केसेस से कम होकर ये 4,79,000 केसेस रह गए हैं, वहीं पे मृत्यु दर भी देखा जाए तो मात्र 1.47% यानी कि दुनिया में सबसे कम में से एक है। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स की अगर हम बात करें कंपोजिट की, तो वो भी 54.6% पिछले महीने से बढ़कर लगभग 58.9% अक्टूबर में हुई है। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि कितना सुधार हुआ है और पिछले 9 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। बिजली की खपत, ये भी एक और आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले अक्टूबर माह के मुकाबले 12% इस साल ये बढ़ी है। इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ थी, तो इस साल अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ हुई है, जो लगभग 10% ज़्यादा है। तो बिजली की खपत भी बढ़ी जो 12% बढ़ी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ी जो लगभग 10% ज़्यादा है पिछले साल अक्टूबर से। रेलवे में माल ढुलाई के भी आंकड़े प्रति टन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हैं, जो कि पिछले साल लगभग 12% इसी हफ्ते में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते थी। बैंक क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जो बैंकों ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल भर 10 साल देखेंगे तो उसमें भी 5.1% का ये इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, जो 23 अक्टूबर 2020 की फिगर है। मार्केट्स के आंकड़े आपके पास रोज आते हैं जो रिकॉर्ड हाई हैं, उछले स्तर पर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी रिकॉर्ड है और इसमें जो एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव आया है वो भी आप सबके सामने है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि $560 बिलियन ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये अपने आप में एक सुखद खबर है। एफडीआई इनफ्लो, विदेशी पूंजी निवेश, ये अगर आप महामारी के समय भी अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक का देखेंगे तो $35.37 बिलियन हुआ है, जो लगभग पिछले साल से 13% ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर सारे आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से भारत में अर्थव्यवस्था में वापसी बड़ी मजबूती के साथ हुई है। ये आंकड़े अपने आप उस दिशा में दिखाते हैं। आरबीआई ने जो प्रेडिक्शंस की थी, जो भविष्यवाणी एक तरह से की, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि भारतीय इकोनॉमी में जो बदलाव और उसमें वापसी की बात कही है, वो बहुत फर्क इस बार देखने को मिलता है। पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही उन्होंने क्वार्टर 3 में, यानी कि तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही है। और वहीं पर जो अगले साल के लिए भी बात कही कि चौथा क्वार्टर जो है उसमें हम लोग बेहतर करेंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा माननीय वित्त मंत्री ने अभी कहा कि मूड देश के अंदर भी ठीक हुआ और मूडीज की रेटिंग भी जो है वो भी भारत के प्रति उसमें सुधार हुआ है। जो -9.6% कही थी उसमें बदलाव करके उन्होंने अब 8.9% कहा है माइनस, और अगले वर्ष के लिए जो उन्होंने 8.1% ग्रोथ पॉजिटिव कही थी उसमें भी 8.6% कहा है। तो अपने आप में दिखाता है कि देश के अंदर तो सुधार अर्थव्यवस्था में हो रहा है, दुनिया भर की नजरों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, इस दिशा में आंकड़े सामने आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सबसे पहले प्रावधान किया गया था अन्न और धन की कोई कमी ना आए, और उसी दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी एक घोषणा की थी कि एक देश एक बाजार की तर्ज पर एक देश एक राशन कार्ड, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। राज्यों को कहा था कि अपने यहाँ पर लागू करें, और हमें कहते हुए प्रसन्नता हो रही है
कि 28 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया है 1 सितंबर 2020 से। इसमें लगभग 68.6 करोड़ बेनिफिशरीज यानी कि 68 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है, जिनके पास अब ये प्रावधान होगा कि वो एक राज्य के बजाय दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो वहां जाकर फेयर प्राइस शॉप से यानी कि राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। तो मजदूर जो प्रवासी है वो केवल अपने घर, अपने गांव में ही डिपो से राशन लेने के बजाय अब जहां पर भी काम करने जाएगा वहां पर राशन ले सकता है। ये सुविधा भी उसको दी है। और एक इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इसमें 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रति माह हो रही है। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से इसको बल मिला है और आगे इसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो अपने परिवार का पेट भरते हैं, रेडी फड़ी इस पे काम करके, ठेला लगाकर, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। तो उसमें भी अब तक लगभग 26,62,000 जो आवेदन आए थे लोन के लिए, उसमें से 13,78,000 लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिनको कुल मिलाकर 13,73,33,000 रुपये के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ है। 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। और हमने केवल घोषणा ही नहीं की, इसको जमीन तक लागू करवाया। और इसके लिए जो पोर्टल की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक वर्किंग पोर्टल भी हमने तैयार किया है ताकि पारदर्शिता भी आए और जवाबदेही भी तय हो, इस पर भी काम शुरू हुआ है। सो मजदूर के बाद किसान की बात, और कृषि के लिए और किसान के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय नाम भी दिया था। बहुत सारे कदम पिछले कुछ महीनों में उठाए गए हैं और जिसमें एक घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय की थी कि ऋण में वृद्धि करेंगे 2.5 करोड़ फार्मर्स को नए किसान क्रेडिट कार्ड देकर। और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक लगभग 1,83,14,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो रिसीव की गई हैं, उसमें बैंकों ने 1,57,44,000 से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड को एलिजिबल पाया है, पात्र पाया है। और कुल मिलाकर 1,43,262 करोड़ रुपया 2 चरणों में, 1,43,262 करोड़ रुपया 2 चरणों में लगभग 1,57,44,000 किसानों को सैंक्शन किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, कुछ महीनों के अंदर करके दिया। इसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो 21 राज्यों के माध्यम से आवेदन आए थे, उनकी प्रपोजल्स को भी सैंक्शन कर दिया है और कुल मिलाकर 1,681 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया है, जिससे मत्स्य पालन में वृद्धि भी होगी और इससे हमारे मछुआरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरा जो इसमें पहलू है वो अतिरिक्त जो पूंजी है, कार्यशील पूंजी, उसके लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड, ये भी किसानों को देने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ये कदम उठाया गया है। और कितना, 25,000 करोड़ रुपए इसमें डिसबर्स अतिरिक्त किया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के प्रति मोदी सरकार किस तरह से कदम उठाती है। इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा और उनको पैसों की, क्रॉप लोन की कोई कमी नहीं आएगी। इससे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स और इन सब के माध्यम से नीचे तक पैसा पहुंच गया है। ये भी भारत सरकार ने कुछ ही महीनों में करके दिया है। धन्यवाद। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए इनिशियली लॉन्च की थी और बाद में बाकियों के लिए भी, प्रोफेशनल से लेकर बाकी वर्गों के लिए उसको खोला गया। ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि 61 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है, अकाउंट होल्डर्स ने, और जिसमें लगभग 2,05,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है और वितरित किया गया, वो भी 1,52,000 करोड़ रुपया इसमें वितरित किया गया। ये मात्र चंद महीनों के अंदर उद्योगों को
मदद करने के लिए 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देने का काम बीड़ा जो भारत सरकार ने उठाया था, उसकी रिपोर्टिंग हम आपको कर रहे हैं। 1,52,000 करोड़ रुपया अब तक इसमें वितरित किया गया है और कुल मिलाकर 2,05,000 करोड़ रुपया इसमें 61 लाख बोरो को सैंक्शन किया गया है। आगे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लगभग 26,890 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो लिए हैं और स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के अंतर्गत एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनीज ने 7,227 करोड़ रुपया भी वितरित किया है, जो अपने आप में आपको दिखता होगा कि हाउसिंग के क्षेत्र में किस तरह से पिछले कुछ महीनों में एक बड़ा बदलाव, एक सकारात्मक रुख देखने को मिला है। लोगों ने घर खरीदने से लेकर आगे तक भी काम करना शुरू किया है। डिस्कॉम्स को मदद करने की हमने बात की थी कि उनको धन भी मिलेगा, इसमें आगे उनको लिक्विडिटी उपलब्ध करवाई जाएगी और ये कहते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि 1,18,273 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो 17 राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को हमने सैंक्शन किए हैं और इसमें से 31,136 करोड़ रुपया अभी तक इसमें वितरित कर दिया गया है, राज्यों को दे दिया गया है। कितने? 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को अब तक दे दिया गया है। ये अब तक का 3 पहलू जो बताए गए, मजदूर और गरीब पहला चरण, दूसरा किसान और मछुआरा और तीसरा व्यापारी और डिस्कॉम्स, इस तक के लिए हमने आपको बात कही है। आत्मनिर्भर भारत 2.0 इसकी घोषणा 12 अक्टूबर को की गई थी, जिसमें 14वें वित्त आयोग में जो सुविधा नहीं थी कि आपको किसी त्योहारों के समय एडवांस देना है, उसमें भी एक बार के लिए छूट देकर फेस्टिवल एडवांस देने की शुरुआत की और एलटीसी वाउचर स्कीम लेकर आए थे। उसमें भी बहुत प्रगति हुई है और एसबीआई ने उत्सव कार्ड लॉन्च किया है, जिसका सरकारी कर्मचारी लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा पूंजीगत व्यय के लिए 25,000 करोड़ रुपया सड़क परिवहन मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, जिस पे भी आगे बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। ये भी एक उस दिशा में काम किया गया था। इसके अलावा जो 11 राज्यों को 3,621 करोड़ रुपया बगैर ब्याज के ऋण दिया गया है, ताकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकें, पूंजीगत व्यय कर सकें। ये 11 राज्यों को अब तक दिया जा चुका है। बिहार क्योंकि चुनाव में था, इसलिए उनका निर्णय इसके बाद आएगा, लेकिन कुल मिलाकर इसमें भी सभी राज्यों को बहुत लाभ मिलेगा और इसका लाभ भी उनको मिलेगा। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इनकम टैक्स रिफंड है तो जनता का पैसा, करदाताओं का पैसा, लेकिन इस महामारी के समय उनको सही समय पर या समय से पहले वो पैसा मिले, तो लगभग 1,32,800 करोड़ रुपया अब तक 39,70,000 लोगों को ये पैसा वापस मिल चुका है। 1,32,800 करोड़ रुपया। तो ये अपने आप में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ओर से तेजी से काम किया है, ताकि लोगों के पास धन की कमी ना हो। आज की घोषणाओं में लगभग 12 ऐसी घोषणाएं की जाएंगी और इसमें सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर आप देखें, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में जो 31 मार्च 2019 तक लागू की गई थी, और इसमें प्रयास ये था कि लोगों को संगठित क्षेत्र में लेकर आएं और नया रोजगार भी इससे उत्पन्न हो। इसमें कुल मिलाकर अब तक 8,300 करोड़ रुपए के बेनिफिट लगभग 1,52,899 संस्थाओं को मिले और जिसमें कुल मिलाकर 1,21,69,960 बेनिफिशरीज यानी कि लाभार्थी उसके अंतर्गत आए। सो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,21,69,960 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जो 1,52,899 संस्थाओं में काम करते थे
और इनको कुल मिलाकर 8,300 करोड़ रुपए के लाभ मिले हैं। अब नई स्कीम जो है वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई है। इसमें भी संगठित क्षेत्र में रोजगार देने के लिए उसमें बल दिया जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी भविष्य निधि के साथ जुड़ें और नए रोजगार उत्पन्न हो सकें, उस दिशा में ये कदम उठाए गए हैं ताकि कोविड-19 से जो वापसी हम कर रहे हैं लॉकडाउन से लॉकिंग के फेज में और इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ और जॉब क्रिएशन हो और रोजगार मिल सके, उस दिशा में स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें किसको लाभ मिलेगा? इसमें उन लोगों को लाभ मिलेगा जो या तो पहले ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं थे, कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्टर्ड नहीं थे। अगर वो रजिस्टर्ड होते हैं नई संस्थाओं में, 15,000 से कम उनकी अगर तनख्वाह होती है प्रतिमाह तो वो इसके अंतर्गत लिए जाएंगे, या जिन्होंने 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर के बीच में नौकरी जिनकी चली गई होगी और 1 अक्टूबर के बाद उनको वापस रोजगार मिला होगा और ईपीएफओ में उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उनको ही लाभ मिलेगा। इसमें स्पष्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे की जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आपको और विस्तार में पता चलेगा कैसे हम देश में संगठित क्षेत्र में और ज़्यादा रोजगार लाने की बात कर रहे हैं और असंगठित को भी संगठित क्षेत्र में लाने की बात कर रहे हैं। इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही बल मिलने वाला है। ईपीएफओ के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, अगर वो नए एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो उनको इसका लाभ मिल पाएगा और इसका रेफरेंस जो है, जो हमने बेस एम्प्लॉयज़ का लेना है कि कब से लेना है, तो सितंबर 2020 को उसको लिया जाएगा। और किनको लाभ मिलेगा? मान लीजिए कोई संस्था जिसके 50 से कम एम्प्लॉय हैं, अगर वो 2 से ज़्यादा लोगों को नए रोजगार देती है और वो ईपीएफओ रजिस्टर होते हैं तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और जो संस्थाएं जिनके 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनको कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने पड़ेंगे ताकि वो इसको लाभ मिल पाए। और इसका जो दूसरा पक्ष ये भी है, जो ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उसको ही इसका लाभ मिलेगा, जो नहीं है उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि उनके जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और ये योजना जो है ये 30 जून 2021 तक ये रहेगी ताकि उससे पहले लोग इसका लाभ उठा सकें। इनमें किसको लाभ मिलेगा? और केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों के लिए जिनको लाभ देने वाली है उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जिस संस्था में 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 तक एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें जो कर्मचारी है उसके हिस्से का 12% और काम देने वाले का भी 12%, ये कुल मिलाकर 24%, ये केंद्र सरकार उनके वेजेस का यानी कि भत्ते का 24% जो है वो केंद्र सरकार योगदान देगी। 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले का, ये 24% केंद्र सरकार उनका भत्ता देगी। जहां 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहां पे केवल कर्मचारियों के हिस्से का जो 12% है वो केंद्र सरकार अपनी ओर से योगदान देगी। ये अगले 2 वर्ष तक जारी रहेगा ताकि और रोजगार इस देश में उत्पन्न हो और कर्मचारियों को भी इससे लाभ मिल सके और जो संस्थाएं हैं उन पर भी बोझ अगले 2 वर्ष तक कम पड़े। दूसरा, इसमें पात्र बनने के लिए आपको केवल आधार के साथ ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इतना ही आपको करना है जिससे पारदर्शिता भी आएगी और सही व्यक्ति के खाते में पैसा भी जाएगा। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, लगभग 95% संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी, लगभग सभी संगठित क्षेत्र के लोग इसमें लाभ उठा पाएंगे। और 65% की जो आंकड़ा अभी कहा है वो अपने आप में दिखाता है, दोनों ही आंकड़े बहुत बड़े हैं, किस तरह से देश के करोड़ों मजदूरों को इसमें लाभ मिलने वाला है, कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो प्रमुखता से शुरुआत में मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए शुरू की गई थी, जहां पर 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देने की बात कही गई थी और उसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं देनी थी, ना ही कोई गारंटी देनी थी। भारत सरकार के एक तरह से गारंटी पर ये पैसा बैंकों को आगे देना था।
सो ये अतिरिक्त कार्यशील पूंजी जो 20% हमने देनी थी, वो 29 फरवरी 2020 के जो आउटस्टैंडिंग लोन थे उसको देखकर बेस मानकर उसको दिया जाना था। और इसमें जो क्रेडिट था वो लगभग 50 करोड़ रुपए तक वालों के लिए और 250 करोड़ रुपए की जो इसकी वार्षिक टर्नओवर होगी उसके लिए इसके अंतर्गत आना था। इसमें अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। और इसमें पात्र कौन होंगे? जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग हैं उनको, बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो, कोई व्यक्ति है उसको लेना है, कोई प्रोफेशनल है उसको, ये सारे उसमें हमने कवर किए थे। यहां तक कि मुद्रा के अंतर्गत जिन्होंने लोन लिया था उनको भी इसमें पात्र बनाया गया था। अब ये 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ाया गया है ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। अब तक इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप में बहुत अच्छी रही है। 61 लाख के लगभग कर्जा लेने वालों को 2,05,000 करोड़ रुपया इसमें सैंक्शन किया गया है और इसमें कुल मिलाकर 1,52,000 करोड़ रुपया वितरित भी किया गया, जो अपने आप में महामारी के समय एक बहुत बड़ी राहत बनकर देश के व्यापारियों के काम आया है। ECLGS 2.0 में जहां पहले भी देखा गया होगा तो हमने जो इंटरेस्ट रेट से ब्याज की दर थी उसको कैप किया था ताकि एक स्तर से ज़्यादा वो ऊपर ना ले, और इसका लाभ भी इसमें लोगों को मिला, तभी जाकर 2,05,000 करोड़ रुपये अब तक सैंक्शन किया गया। और ये 100% गारंटी और कोलेटरल फ्री थी। उसी तर्ज पर जो कामत कमेटी ने 26 स्ट्रेस सेक्टर जो तनाव क्षेत्र वाले ऐसे उद्योग थे उनको और साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र को जोड़कर इसको इसमें लिया गया है ताकि 50 करोड़ तक की जिनकी आउटस्टैंडिंग है और उससे ज़्यादा यानी कि 500 करोड़ तक जो 29 फरवरी 2020 तक क्रेडिट लिमिट जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग उनकी है 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक उसको इसमें लिया गया। और इसमें आगे जो है इसमें अपर सीलिंग जो है कि कौन सी स्तर तक इसकी एनुअल टर्नओवर होगी उसमें भी राहत दी गई है, कोई इसमें वो लिमिट नहीं रखी गई है। और इसमें जो SMA-0 है, SMA-0, इसमें भी एंटिटीज जो हैं उसको 30 दिन उसके बाद तक का समय दिया गया है ताकि 29 फरवरी 2020 तक का इसको लिया जाए। इसमें अतिरिक्त जो क्रेडिट है, जो कर्ज आपको मिलेगा वो लगभग 20% मिलेगा। ये सब उसका हिस्सा है। लेकिन जो एक और बड़ी बात इसके आगे है, इसमें जो अतिरिक्त आपके जो कार्यशील पूंजी आपको मिल रही है उसमें मूलधन चुकाने के लिए भी आपको कुल 5 साल का समय मिल रहा है, जिसमें 1 साल का तो मॉरेटोरियम पीरियड मिल रहा है, इसके अलावा 1+4 ईयर्स जो इसमें है इसमें उसका लाभ मिल रहा है आपको। तो एक इसमें इसकी घोषणा की गई है और ये स्कीम जो है 31 मार्च 2021 तक रहेगी। और ECLGS 2.0 जो है एक बड़ी राहत लेकर स्टेट सेक्टर्स के लिए आई है, जिससे इनकी मदद मिल पाएगी। अगली घोषणा जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विशेष तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को बल देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए है, जिसमें 10 चैंपियन सेक्टर को चुना गया है और इसमें लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा, इंसेंटिव दिए जाएंगे। भारत सरकार ने इससे पहले 3 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था, जिसमें कुल मिलाकर 51,355 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अगर आपको याद होगा तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, ज़्यादातर विदेशों से मोबाइल बनकर आते थे, लेकिन अब भारत में ही मोबाइल बने और इसके कंपोनेंट्स भी यहीं पर बने। इसके लिए 40,995 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान। और जो दवाइयां हैं जिसकी पूर्ति पूरी दुनिया भर के लिए भारत ने कोविड के समय भी कुछ क्षेत्रों में करने का काम किया, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, वहां पर रॉ मटेरियल जो है वो अभी भी बाहर से आता था, तो रॉ मटेरियल भी हिंदुस्तान में ही बने। उसके लिए जो क्रिटिकल हमारे कुछ ऐसे
सेक्टर्स हैं जहां पर की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, जिसको हम एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उसके लिए विशेष तौर पर 6,940 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए हैं, ताकि दवाई तो बनाए ही, लेकिन दवाई बनाने के लिए भी जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी भारत में ही बने, उसके लिए इसमें बल मिलेगा। इसके अलावा कोविड के समय भी हमने देखा कि जांच करने के लिए लेबोरेटरीज हो, टेस्टिंग किट्स हो, बाकी सब, इसकी बहुत बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट रहती है। ये या वैसे भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक, इसके लिए भी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स यहां पर बने, उसके लिए 3,420 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। 10 कुल मिलाकर चैंपियन सेक्टर्स चुने गए हैं, जिसको हम अगली स्लाइड्स में बताएंगे, ताकि उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में जोड़ा जाए। भारत इस प्रतिस्पर्धा में दुनिया भर में आगे बढ़ सके, हमारी कंपनी जो है वो उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बना भी सकें और कम कीमत पर भी बना सकें, इसलिए हम अपनी कंपनीज को उस काबिल बनाने के लिए इसके साथ जोड़ रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और स्थानीय जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है और एम्प्लॉयमेंट जो है, इन दोनों को ही इसमें बल मिलेगा और रोजगार भी उत्पन्न होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो और 2022 तक हर गरीब के पास पक्का मकान होगा, और इसी के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए विशेष तौर पर कदम उठाने जा रहे हैं। जो बजट में प्रावधान किया गया था इस वर्ष, उसके अतिरिक्त लगभग 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करने का इसमें प्रावधान किया गया है, और इसमें 8,000 करोड़ जो पहले प्रावधान था उसके अतिरिक्त ये बड़ी घोषणा है, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसमें कुल मिलाकर 12 लाख घरों को स्थापित करने के लिए और 18 लाख घरों को पूरा करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ देश के गरीब को, शहरों में रहने वालों को मिलेगा। इसमें कुल मिलाकर 78 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग होगा, और साथ में और जुड़ी हुई वस्तुओं को भी देखा जाए तो कुल मिलाकर बाजार में एक डिमांड क्रिएट होगी। ये कदम है उस दिशा में जहां पर गरीब को बल मिल सके और पक्का मकान मिल सके। इससे पहले भी हमने जो कदम उठाए वो हाउसिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम थे, जैसे स्वामी, इसके अंतर्गत 135 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 13,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें क्या होगा, 87,000 ऐसे घर जो और फ्लैट रुके हुए थे बनने के लिए, वो पूरे हो जाएंगे, गरीब को मकान मिल जाएगा, और जो घर बनाने वाली कंपनियां थी जो रुकी हुई थी उनको पैसा मिलकर वो भी पूरा करके लोगों को उनके घर दे पाएंगे। इससे इंडस्ट्री को भी लाभ मिलता है, कंजम्पशन बढ़ती है, और वहीं पर दूसरी ओर घरों को भी पूरा करने के लाभ मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निर्माण और ये के क्षेत्र में जितनी हमारी कंपनियां थी, उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि उनके पास कैपिटल और बैंक गारंटी की कमी आती थी, क्योंकि बैंक उनकी जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है कहीं पर 10%, कई जगह उससे ज़्यादा भी रखते थे, तो कुल मिलाकर पैसा काम करने के लिए उनके पास कम पड़ जाता था। उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है कि इसको कम करके मात्र 3% किया गया है, ताकि कंपनियों के पास वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा हो, बैंक गारंटी ज़्यादा ना देनी पड़े, और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और राष्ट्र निर्माण में काम कर सकें। इसमें जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अंतर्गत 31 दिसंबर 2021 तक इनको छूट दी जाएगी, यानी कि अगले साल 31 दिसंबर तक इनको छूट दी जाएगी, जहां पर इनको ईएमडीज नहीं देनी पड़ेंगी टेंडर के लिए, और इसको बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन के साथ रिप्लेस किया जाएगा। इससे इनको एक लाभ मिल पाएगा, कंपनियां ज़्यादा काम ले पाएंगी, ज़्यादा काम कर पाएंगी, और इसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी हम इसका लाभ देंगे, और राज्य भी चाहें तो वो अपने यहाँ पर भी ये स्कीम लागू कर सकते हैं। ये उनके लिए है जहाँ पर
जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका कोई विवाद ना हो, विवादों से परे हो, विवादों से बाहर हो, उसको इसका लाभ मिलेगा। और अब उनको 10% जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो नहीं देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा देते थे वो नहीं देनी पड़ेगी, उसमें मात्र 3% तक किया गया है। इससे कंपनियों को बहुत लाभ मिलेगा। हाउसिंग के क्षेत्र में ही एक और बड़ा लाभ देने जा रहे हैं ताकि घर बनाने वाले और घर खरीदने वाले दोनों को इसकी राहत मिल सके। देखा जाता है सर्कल रेट में और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर आता है। इनकम टैक्स के धारा 43CA में, सेक्शन 43CA में अगर आप देखें तो 10% का ही उसमें प्रावधान किया गया है, अलाउ होता है इसके अंतर्गत। लेकिन इस कोविड-19 महामारी के चलते ज़्यादा लोग जो पहली बिक्री है, यानी कि जो पहली बार घर बिक रहा है, उसको खरीदने में अगर पहले 10% तक की सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू उसमें छूट थी, तो अब उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे इनको लाभ मिलेगा, ज़्यादा घरों की खरीद हो पाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं प्रॉपर्टी का रेट गिर भी गया और सर्कल रेट ज़्यादा है और इसलिए उसकी सेल नहीं हो पा रही है, तो अब ये अवसर है कि आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये केवल 2 करोड़ रुपए तक के घर के लिए ही छूट होगी और जो पहली बार बिक्री होगी उसके लिए छूट है। और इसको भी 30 जून 2021 तक रखा गया है ताकि अगले 5-6 महीनों के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों की रजिस्ट्री भी करवा सकें और इसका लाभ भी मिले। तो इसमें जो बदलाव कर रहे हैं वो करेंगे और इस प्रकार लाभ भी आपको मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट फाइनेंसिंग के लिए एक प्रावधान यहाँ पर करने जा रहे हैं ताकि ये जो मंच मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसमें लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान होगा और इसमें 6,000 करोड़ रुपए की इक्विटी हम लोग डालेंगे NIF के डेब्ट प्लेटफॉर्म पर, ताकि इसमें अगर आप कुल मिलाकर देखें तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अब तक 3 की गई है NIF फंड के द्वारा, वो लगभग 19,676 करोड़ रुपए की है। ये डाउनस्ट्रीम फंड्स में, प्लेटफॉर्म्स में और ऑपरेटिंग कंपनीज में की गई है। और ये जो NIF स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसको एक डेट प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा किया गया है कर्ज देने के लिए। NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को बनाकर इसमें कुल लोन बुक अगर आप देखेंगे तो 8,000 करोड़ की है और जो डील पाइपलाइन है वो लगभग 10,000 करोड़। और इसमें भी जो असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड AIFL की जो AA रेटिंग वाला फंड और IFL जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड ये AAA रेटिंग, ये कुल मिलाकर 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज मार्केट से उठाएंगे, बॉन्ड्स के माध्यम से उठाएंगे और 2025 तक ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करेंगे लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की। NIF ने इसमें अभी तक लगभग 2,000 करोड़ रुपए की इक्विटी डाली है। भारत सरकार इसमें 6,000 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी और बाकी जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के माध्यम से इक्विटी रेज की जाएगी। कुल मिलाकर 1,10,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के रूप में इसके अंतर्गत आएगा और ये एक बड़ा मदद देश में आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए होगा। जहां एक और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं PM किसान से लेकर बाकी नाबार्ड के माध्यम से फंडिंग करके पैसे की कमी किसान के लिए नहीं रखी, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता के लिए अगर खेत में सबसे बड़ी आवश्यकता किसी चीज की पानी के अलावा पड़ती तो फर्टिलाइजर की पड़ती है। और जब खेती का क्षेत्र बढ़ जाए, क्षेत्रफल बढ़ जाए बुआई के समय, तो देखने को आया है कि कुल मिलाकर फर्टिलाइजर की खपत जो है खाद की, वो लगभग 17.8% बढ़ी है 2019-20 के मुकाबले, जो लगभग 571 लाख मीट्रिक टन थी। और एक बड़ा कारण क्या है कि बारिश भी अच्छी हुई, मानसून अच्छा रहा, क्षेत्रफल बढ़ा जहां पर बुआई की गई और कुल मिलाकर 2016-17 में
जो फर्टिलाइजर की कंजम्पशन थी, जो खपत थी फर्टिलाइजर की, वो 499 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-21 में 673 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। इसके लिए सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी फर्टिलाइजर की, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा कृषि का। और क्योंकि ये देश में सब्सिडाइज रेट पर सब्सिडी दी जाती है इसके ऊपर, ताकि किसान के ऊपर बोझ ना पड़े, ये जो 14 करोड़ किसान हमारे देश के हैं, इनको सब्सिडी देकर फर्टिलाइजर दिया जाता है। जब इनका क्षेत्रफल बढ़ेगा, खपत भी फर्टिलाइजर की बढ़ेगी, तो इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, ताकि फर्टिलाइजर की कमी कहीं ना आए, खाद की कमी कहीं ना आए, और आने वाले सीजन के लिए उसको बल दिया जा सके। गांव में और गरीब के लिए रोजगार की कोई कमी ना आए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच भी है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का पिछला ब्यौरा भी आपको दिया कि किस तरह से 116 जिलों में 37,543 करोड़ रुपया अब तक खर्च किया जा चुका है, और इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के साथ साथ जो समूहित किया गया है, जोड़ा गया है, मनरेगा को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो बाकी काम हुए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में हमने मनरेगा योजना में, एमजी नरेगा में पारदर्शिता भी लाए, जियो टैगिंग भी की, आधार कार्ड के साथ जोड़कर बैंक खाते खोलकर सीधा उनके खातों में पैसा डालने का काम भी किया। इतनी पारदर्शिता लाए कि अब जो पैसा केंद्र सरकार का जाता है वो गरीब के खाते में जाता है। साथ साथ में बजट में वृद्धि भी माननीय वित्त मंत्री जी ने की। पिछले वर्ष अगर 61,000 करोड़ तक खर्च किया, इस साल प्रावधान 61,500 करोड़ का किया था, तो पिछली घोषणा में माननीय वित्त मंत्री जी ने 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया कि इस साल 1,01,000 करोड़ रुपया मनरेगा पर खर्च होगा। अगर हम आज देखें कुछ महीनों के बाद, अब तक कुल मिलाकर 73,504 करोड़ रुपया मनरेगा पर खर्च किया जा चुका है। 251 करोड़ कार्य दिवस परसेंटेज इसमें रोजगार उत्पन्न किया गया, जिसमें लोगों को लाभ मिला है, और इस महामारी के समय एक बहुत बड़ी राहत के रूप में आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 73,504 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और अब इसको बढ़ाकर इस वर्ष के लिए जहां पहले 1,01,000 करोड़ किया था, अब 1,11,000 करोड़ किया गया, ताकि 10,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त साथ में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना में भी साथ में जोड़ा गया। 3,000 करोड़ रुपया एक्जिम बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया जाएगा। ये देने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि अभी तक 811 एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, लगभग 80,000 करोड़ रुपए के, जो लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत इनको फाइनेंस किया गया है। और ये बिजली के क्षेत्र हो, ट्रांसमिशन लाइन्स हो, रेलवे हो, सड़कें हो, परिवहन का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स हो, या चीनी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हो, शुगर के भी हों, इस तरह के क्षेत्रों में इसको किया गया है। इससे भारत से निर्यात हो सके, भारत की कंपनियां वहां जाकर काम कर सकें, जो देश इसको जो इसका रिसीव भी करते हैं, लाभ उठाते हैं, उसमें भी 75% तक की वैल्यू अगर एलओसी में यहां से आती है तो उसका लाभ भी मिल सके और आगे काम और बढ़ सके। उस दिशा में कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपया एक्जिम बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया गया है। इससे और लाभ मिलेगा ताकि और कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए जा सके। इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए, औद्योगिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र हो या डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की बात हम करें, इक्विपमेंट की बात करें, तो उसके लिए विशेष तौर पर पूंजीगत और औद्योगिक व्यय करने के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए विशेष तौर पर 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आउटले किया गया है, ताकि इस दिशा में हम कदम उठा सकें कि भारत में ही
निर्माण भी हो, ज़्यादा उद्योग भी लगे और उनसे हम बल मिल सके। जो हमने रिफॉर्म्स की बात की थी आत्मनिर्भर पैकेज में, उसी दिशा में जहां एक और डिफेंस मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने लिस्ट ऑफ वेपन्स की बात की कि भारत के अंदर ही बनेंगे, विदेशों से इंपोर्ट नहीं होंगे, या बाकी क्षेत्र जिनमें रिफॉर्म्स लाने की बात कही थी वो भी, और बाकी औद्योगिक आधारभूत ढांचा बने, इन सब को मजबूती प्रदान करने के लिए अतिरिक्त एडिशनल जो हमने बजट आउटले किया वो लगभग 10,200 करोड़ रुपए का किया गया है, ताकि इसको स्टिमुलस के रूप में हम दे सकें, कैपिटल और इंडस्ट्रियल स्टिमुलस के रूप में। इंडियन कोविड वैक्सीन के लिए, उसके शोध के लिए, उसके विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ये दी जाएगी ताकि वो शोध कर सके, विकास कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है ताकि उस दिशा में कदम उठाए जाएं और तेजी से काम हो। ये बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हटकर है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, कि जब वैक्सीन आएगी उसके ऊपर जितना खर्च होगा उसको लाने ले जाने का वैक्सीन के ऊपर, उसके लिए भारत सरकार जो प्रावधान करना होगा पूरी दिल खोलकर उस पर प्रावधान भी करेगी। ये पैसा केवल 900 करोड़ रुपया बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया गया है कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इंडियन कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए, शोध करने के लिए, उसके निर्माण के लिए, विकसित करने के लिए। So we now go to the much looked up to kind of a table. What is the money? You have it there before you. The 1,45,908 was something which partly got announced yesterday, but that is also because yesterday the cabinet had decided, so we wanted to announce it immediately. But the figures are here. 2,65,080 crores. Okay, can we move to the next? The first announcement of PM Garib Kalyan package, 192,800, 1,92,800. Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, 11,02,650. PM Garib Kalyan Protsahan Anna Yojana, extension of 5 months from July to November, 82,911, although the scheme ran from March itself. Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0, which was announced 1 month ago, 73,000. So this package, Atmanirbhar Abhiyan 3.0, 2,65,080. 1, 2, 3, 4 total is there. RBI measures which were announced as of 31st October, you have 12,71,000 something. Totally 29,87,641 crores. Now, for those of you all who very quickly would want to say, so what did you do? How much did RBI do? I just give you a quick back of the envelope calculation. You may go back, do your homework, and come back to cross-question us. You're welcome. Total of 15% of the GDP is what has been given here as stimulus till today. Total of 15% of the GDP. You may divide that between the government and the RBI. Never mind. Just the government, 9% of the GDP. With that, I conclude. Thank you. Thank you very much, ma'am. 26, we take the question. Good afternoon, ma'am. Shishir from Hindu Business Line. Yeah, good afternoon, ma'am. Shishir here from Hindu Business Line. Yeah, ma'am, about emergency credit guarantee scheme that has been extended till March 31st. So will the limit of 3 lakh crore bill also be extended? Second thing, the second part of this scheme where you have said that 50 crore to 500 crore, what will be the condition? Will that be included in 3 lakh crore or will there be a separate limit for that?
And what will be the rate of interest for 9.25 as you announced earlier, or will there be any change? As Madam has just announced and gave the progress of the ECGLS, so we have already utilized 2 lakh crores out of the 3 lakh crores. And basically this money went to the smaller units and the individual businesses. So that kind of segment was covered. Now we have almost a headroom of 1 lakh crore. So the 26 stress sectors which have been identified by the Kamath committee is the one who are actually needing the money. So with this, diverting or, getting them also into the fold will help a large number of these sectors to get the working capital term loan that may require. And we have capped it at 500 crores and health sector is also included, so 20% of that. So as of now, we feel that this should be adequate to cover whatever we are targeting, but as we go along, we will assess and then come back. Thank you. 102. Beg your pardon? Rate of interest. Rate of interest, everything conditions remains the same excepting for the conditions that Madam mentioned, that